हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज के इस सेशन में हम लोग 3 दिन यानी कि 10, 11 और 12 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन काफ़ी शानदार रहने वाला है, बशर्ते कि आप पूरा पेशेंस रखकर इस वीडियो को पूरा देखें। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। कई सारे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और अगर आपने स्किप किया तो नुकसान भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में मैड्रिड ओपन जो खेला गया, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है कि पुरुष सिंगल्स, मेल सिंगल्स का मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। एग्ज़ाम में एक नया ट्रेंड आज का शुरू हुआ है और वो ट्रेंड ये है कि खिलाड़ियों के देश के नाम पूछे जाते हैं। तो अगर कोई ये पूछ ले कि कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं, तो याद रखिएगा कि ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो मैड्रिड ओपन खिताब मेल सिंगल्स को जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने और इसमें फाइनल में उन्होंने किसको हराया था? जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को उन्होंने हराया। और पिछले महीने मियामी मास्टर जो हुआ था उसका खिताब भी कार्लोस अल्कराज ने ही जीता था। तो इस वर्ष 2022 में अब तक 4 खिताब कार्लोस अल्कराज के नाम रहे हैं। और पुरुषों का जो डबल्स फाइनल है, मैड्रिड ओपन डबल्स फाइनल, तो डबल्स का जो खिताब है वो जीता है वेस्ले कुलाफ और नील स्कोपस्की ने। देखिए फ्रेंड्स, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक आप ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, सर्बिया ओपन टूर खिताब जो कि भी हाल ही में खेला गया था, इसको भी जीता था एंड्री रोबलेव ने, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? रूस के खिलाड़ी हैं। ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? स्टेफानोस सित्सिपास ने। कई बार एग्जाम में आता है कि स्टेफानोस सित्सिपास कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो जवाब होगा इसका ग्रीस। और इगा स्वेटक जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी हाल ही में कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स की वजह से हाई अलर्ट जारी किया गया? मंकी पॉक्स एक बड़ी अजीबोगरीब बीमारी है। हालांकि ये प्राणघातक नहीं है, लेकिन घातक है। घातक मतलब ये नुकसान तो आपको पहुंचाती है, लेकिन जान जाने के चांसेस इसमें कम रहते हैं और बड़ी गंदी सी बीमारी होती है। और इसका जो दूसरा केस है वो मिला है कहाँ पर? ब्रिटेन में मिला है। ब्रिटेन में इसका दूसरा केस भी देखने को मिल गया है। तो ब्रिटेन की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि मंकी पॉक्स एक दुर्लभ संक्रमण है जो लोगों के बीच आसानी से तो नहीं फैलता। इसके लक्षण भी बहुत ही मामूली होते हैं और इसमें जो रोगी होता है कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। एक्चुअली में जो स्मॉल पॉक्स होता है ना, उसी से मिलती जुलती ये बीमारी होती है। तो स्मॉल पॉक्स की तरह बीमारी होती है, लेकिन ये बीमारी भी काफ़ी कष्ट तो देती ही है। हाल ही में HPCL के CMD कौन बने हैं? HPCL के CMD बन गए हैं पुष्प कुमार जोशी, ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पर एक नाम है बोरिया मजुमदार का। इनका नाम क्यों यहाँ पर है? देखो, बोरिया मजुमदार एक पत्रकार हैं और इनको BCCI ने 2 साल तक जो क्रिकेट का कवरेज है उसको करने से रोक दिया है। और एक ऑप्शन और भी है, धृति बनर्जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, उसकी डायरेक्टर बनी है। लगभग 1 साल पहले की बात है, वर्तमान में भी यही हैं। और अगर बात करें हम पुष्प कुमार जोशी के बारे में, तो HPCL के नए CMD बने हैं। HPCL की स्थापना होती है 1974 में और इसका जो मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में मिलेगा। चेयरपर्सन है मुकेश कुमार सुराना, MK सुराना, ये HPCL के चेयरपर्सन हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो खेलों के नाम यहाँ पर थोड़े से बड़े बड़े आपको दिखाई देते हैं, तो इनको याद रखने के लिए आप बशर्ते कि थोड़ा सा ध्यान से देखो, नाम याद हो जाएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की बात हो रही है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय है निशानेबाजी का खेल महासंघ है, जूनियर विश्व कप ये खेला गया और इसकी शुरुआत हुई है जर्मनी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जर्मनी इसका सही आंसर है। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 9 मई को हुई है। स्टार निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ये भारतीय दल का लीड कर रहे हैं। भारतीय दल को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने जूनियर विश्व कप के लिए कुल 51 निशानेबाजों का
चयन किया है और खेल मंत्रालय इस विश्व कप में ओलंपिक स्पर्धाओं में भाग लेने वाले 37 निशानेबाजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जबकि गैर ओलंपिक स्पर्धाओं में भाग लेने वाले 14 खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें मदद दी जा रही है। जर्मनी की राजधानी आप जानते ही हैं, बर्लिन है। करेंसी चलती वहाँ पर यूरो। प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमनियर और चांसलर एज यू नो ओलाफ सोल्स हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने 26वीं बार एवरेस्ट फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये हैं कामी रीता शेरपा। तो बुलंद हौसले हो तो कुछ भी किया जा सकता है, बशर्ते ये कि आप में करने की इच्छा हो। तो 52 साल की उम्र में इन्होंने 26वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। और आपको ये भी बता दें कि कुल मिला के देखा जाए तो 26 बार चढ़ाई करने वाले ये पहले ऐसे शेरपा हैं। और 52 साल के कामी रीता शेरपा ने शनिवार को पारंपरिक दक्षिण पूर्व रिज मार्ग के साथ 10 अन्य शेरपा पर्वतारोहियों के साथ 8,884.86 मीटर पहाड़ पर चढ़ाई की। ये एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर। और कामी रीता द्वारा उपयोग किए जाने वाले चढ़ाई का जो नेतृत्व था 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने किया था। तो इन्होंने उसी मार्ग को चुना जिस पर पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी चढ़े थे। साथ में थे उनके नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे। तो ये दोनों नाम तो आपको याद ही होंगे, पहली बार एवरेस्ट विजय इन दोनों ने ही किया था और तब से सबसे लोकप्रिय रूट भी बना हुआ है। इस साल नेपाल ने एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 316 परमिट दिए हैं। 2022 में 2021 में ये परमिट्स कितने दिए गए थे 408। तो 2021 में सबसे ज़्यादा परमिट मिले थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमारी को रोकने के लिए साइली ऐप को लॉन्च किया है। तो बीमारी को रोकने के लिए साइली ऐप को लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि केरल सरकार एक एंड्रॉयड ऐप साइली को लॉन्च कर दिया है, जिसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों में लोगों में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना है। केरल के बारे में आप जानते ही हैं, राजधानी कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम है। वीपी विजयन पिनरई विजयन मोहम्मद, ये कौन है, ये सीएम है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं। तो इतना याद रखो। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो चाइना में वर्तमान समय में जो कोरोना है, कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो वहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं और जो खेल संबंधी गतिविधियाँ हैं उस पर रोक भी लगाई जा रही है। इसी के क्रम में एशियन गेम्स को भी स्थगित कर दिया गया है वर्ष 2023 तक। हालांकि 2023 के बाद इसकी डेट क्या होगी ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 2023 तक तो ये गेम नहीं होना है। तो एशियन गेम्स 2023 तक स्थगित हुए हैं और कोरोना के कारण हुए हैं। इसका आयोजन चीन के होंगझोउ में होना था सितंबर 2022 में 10 से 25 सितंबर तक। एशियाई ओलंपिक परिषद ने ये घोषणा की है कि 19वें इनका क्रम 2022 में जो होना था, इनका 19वां क्रम था। तो जो 19वें एशियन गेम्स हैं वो अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन किए गए हैं। हाल ही में किसे अप्रैल माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 चुना गया। तो आईसीसी ने क्रिकेट के खिलाड़ियों को हर माह सम्मानित करने के लिए 2021 में एक नई पहल की थी और इसमें 2021 से जनवरी महीने से हर महीने एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया जाता है। तो अब बात हो रही है यहाँ पर अप्रैल माह की। तो अप्रैल माह में प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस बने हैं केशव महाराज। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है, केशव महाराज। तो देखो यहाँ पर केशव महाराज कहाँ से खेलते हैं, साउथ अफ्रीका के स्पिनर हैं। और फीमेल में, महिलाओं में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल बनी हैं एलिसा हेली। ये ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। तो साथ ही साथ जनवरी, फरवरी और मार्च के जो प्लेयर ऑफ द मंथ हैं दोनों नामों को मैं बताता हूँ, उनको भी याद रखते हुए आगे बढ़ो। इसके बाद दो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं वो भी बताता हूँ। पहली बात, जनवरी में कीगन पीटरसन साउथ अफ्रीका के बने प्लेयर ऑफ द मंथ। हीटर नाइट बनी, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं ये क्रिकेटर, ये बनी थी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी का। फरवरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने श्रेयस अय्यर भारत।
और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल बनी अमेरिया, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। मार्च में बाबर आजम बने पाकिस्तान के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, और रेचल हेंस ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, बनी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल। अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि बाबर आजम पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, ये 2021 में जो अप्रैल का महीना था उसमें भी ऐसे कहिए उसमें भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन चुके हैं। यानी कि बाबर आजम अब तक 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन चुके हैं दोनों सालों में। और बात करें यहाँ पर जो एलिसा हेली हैं, एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ये भी पिछले साल जो है अप्रैल के महीने में ही आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल बनी थी। तो एलिसा हेली महिलाओं में 2 बार अब तक, बाबर आजम पुरुषों में 2 बार अब तक आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत चुके हैं। हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी के एमडी प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इनकी उम्र कितनी है? मात्र 32 साल की अवस्था में एमडी बन गए हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुदर्शन वेणु, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। तो सुदर्शन वेणु मैनेजिंग डायरेक्टर टीवीएस मोटर कंपनी। टीवीएस की बात करें तो हेडक्वार्टर चेन्नई में है, 1978 में इसकी स्थापना होती है। पुष्प कुमार जोशी के बारे में अभी हमने पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन था। एचपीसीएल के सीएमडी बने हैं। संगीता सिंह ये सीबीडीटी की चेयरमैन बनी हैं, और कृष्णा रामानुजम नास्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजत कुमार का निधन हो गया। रजत कुमार जी का निधन हुआ है, और ये एक जाने माने लेखक थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हुआ। तो ये एक ओडिया साहित्यकार थे, याद रखना। 2021 में इनको साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 6 दशकों तक टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा के दौरान अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। जगन्नाथ संस्कृति के एक कुशल वक्ता थे, और पाला की उड़ीसा की मरणासन कला के पुनरुद्धार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो रजत कुमार जी, जो कि प्रसिद्ध ओडिया साहित्यकार थे, अब हमारे बीच नहीं हैं। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने विकसित किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखो ताकि समझ में आ सके। दिल्ली मेरठ के बीच जो कॉरिडोर चलाया जा रहा है, जो बनाया गया है, दिल्ली मेरठ को कनेक्ट किया जाएगा, उसमें भारत का जो पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन, यानी कि एक बहुत तेज़ चलने वाली जो ट्रेन है, इस ट्रेन को किस कंपनी ने विकसित किया है? समझ गया आप? दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बीच सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन होगी, उसको विकसित किया गया है किस कंपनी के द्वारा? सही जवाब है एल्स्कॉम के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। तो एल्स्कॉम ये एक फ्रांस की कंपनी है, और तेज़ रफ्तार वाली क्षेत्रीय यात्री परिवहन प्रणाली को ये विकसित कर रही है। अच्छा, आपको याद होगा कि भारत की जो पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल करने वाली कंपनी बनी थी, वो बनी थी डाबर। डाबर का आयुर्वेद भी काफ़ी जाना माना है। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक काम करने लगेगा। कहाँ पर? सूरत में बन रहा है ये। और भारत की पहले जो mRNA कोविड-19 वैक्सीन थी, इसको किस संस्थान ने विकसित किया था? तो जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, जिसका मुख्यालय है पुणे महाराष्ट्र के द्वारा इसको विकसित किया गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित होगा। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मियामी ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन अभी हाल ही में किया गया, और इसको जीता है किसने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैक्स वर्स्टेपन, चार्ल्स लेक्लर, कार्लोस सैंज और लुइस हैमिल्टन। सही जवाब है मैक्स वर्स्टेपन, जो कि चलाते हैं क्या? रेडबुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं। किसको हराया था? चार्ल्स लेक्लर को हराया था, जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं, मोनाको के निवासी हैं। 2022 का फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का यह 5वां दौर था, जिसका आयोजन फ्लोरिडा में किया गया, अमेरिका में। तो देखो 2022 में जो अब तक 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए हैं फार्मूला 1 के, तो उसमें मैं आपको एक बार रिविज़न करवा देता हूँ। पहला हुआ था ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ 2022, जिसको जीता था चार्ल्स लेक्लर ने। फिर सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स हुआ, बहरीन के बाद सऊदी अरब ने करवाया ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने। क्रमशः देखिए, क्रमशः बन रहा है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता चार्ल्स लेक्लर ने, फेरारी के ड्राइवर हैं, और उसके बाद फिर जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। तो क्रमशः देखो, पहली बार
अगर इसको आप याद रख पाओ, देखो सबसे पहले बहरीन, फिर सऊदी अरब, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या हुआ, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स। तो इसको क्रम से जीता सबसे पहले चार्ल्स लेक्लर ने, फिर जीता मैक्स वर्स्टेपन ने, फिर जीता चार्ल्स लेक्लर ने, फिर जीता मैक्स वर्स्टेपन ने, और फिर जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। तो एमिलिया के बाद वाला जो हुआ अभी हाल ही में, उसको भी जीत लिया है किसने, मैक्स वर्स्टेपन ने, मियामी ग्रैंड प्रिक्स को भी। तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स को लेकर 2021 में अब तक 5 ग्रैंड प्रिक्स आयोजित हो चुके हैं। वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया अभी हाल ही में। कब मनाया गया था? वर्ल्ड ल्यूपस डे 11 मई को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी खतरनाक मानी जाती है, और उसके कुछ सिम्टम हैं, फीवर, फटीग, चेस्ट पेन और एची जॉइंट्स, मतलब जो जॉइंट्स होता है थोड़ा सा खुजलाहट होती है उसमें, किडनी संबंधी बीमारी हो जाती है, वेट लॉस, अदर स्किन डिजीज़, स्लोवेन एंकल्स, तमाम चीज़ें। तो वर्ल्ड ल्यूपस डे ये प्रतिवर्ष होता है 10 मई को। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर 11 इंडिकेट कर दिया, उसके लिए सॉरी। फिर से याद रखना कि वर्ल्ड ल्यूपस डे ये होता है 10 मई को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया 10 मई को, और यह दिवस ल्यूपस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और शरीर पर जो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है उससे बचने और उसके प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह रोग क्या है? यह एक इन्फ्लेमेटरी और ऑटो इम्यून बीमारी है, जब शरीर की जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो शरीर को ही शिकार बनाने लग जाता है। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब हमारे लिए ही घातक बन जाए तो उसे कहते हैं ल्यूपस डिजीज़। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया अभी हाल ही में 11 मई को। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। और याद रखना कि 11 मई 1998 को आयोजित पोखरण परमाणु परीक्षण शक्ति की वर्षगांठ को याद करने के लिए हर साल 11 मई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा, उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और फिर 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा, ये फाइनल था, और इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। वो भी याद रखना, पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 शक्ति के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ 11 मई को हुआ था 1998 में, राजस्थान के पोखरण में इसे किया गया था। और इस परीक्षण का संचालन किया गया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा, माई मोस्ट मोटिवेशनल पर्सन। और 1998 में भारत परमाणु क्लब का 6वां देश बना था, ये भी याद रखना। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उन्होंने ही 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का नाम दिया था। तो 2 बातें याद रखना है आपको। पहली बात ये कि 1978 में जो परीक्षण हुआ उसको स्माइलिंग बुद्धा कहा गया, फिर 98 में जो हुआ उसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। हाल ही में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? अब ये पहली बार है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का जो शुभारंभ है ये अभी हाल ही में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। हमारे जो MSME मिनिस्टर हैं कौन है? नारायण राणे हैं, जिन्होंने इस खादी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। खादी उत्कृष्टता केंद्र दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया गया है। इसकी कई उप शाखाएँ भी आपको देखने को मिलेंगी, बेंगलुरु में, गांधीनगर में, कोलकाता में और शिलोंग में। इसका उद्देश्य वस्त्रों की डिजाइन तैयार करना, घरों के लिए पर्दे आदि बनाना और सभी आयु वर्ग के लिए सहायक सामग्रियों को विकसित करना है। साथ ही गुणवत्ता डिज़ाइन और व्यापार के मद्देनज़र वैश्विक मानकों के तहत सभी प्रक्रियाओं का पालन करना भी इसका उद्देश्य है। हाल ही में किसे एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना गया? एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष अभी हाल ही में चुना गया किसको? भारत को। भारत 2022 से लेकर 2024 तक एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष रहेगा, याद रखना इसको, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष चुना गया? मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष चुना गया है राजेश उन्नी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट है। और मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क 2011 में स्थापित हुआ था, डेनमार्क में इसका मुख्यालय मिलेगा आपको। अध्यक्ष हैं एन सजील। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान आसानी का नाम किस देश ने रखा? तो आसानी का नाम रखा गया था श्रीलंका के द्वारा।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। और इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था। आपने भी महसूस किया हो शायद कि 8 तारीख के आसपास, 8 और 9 तारीख को तापमान इतना कम था कि चद्दर की जरूरत पड़ रही थी सभी को। तो आसानी का मतलब होता है क्रोध। आसानी जो है ये सिंगली भाषा का एक शब्द है। सिंगली श्रीलंका में बोली जाने वाली भाषा है। और ये जो चक्रवात था शुरू हुआ था कब, 8 मई को स्टार्ट हुआ था बंगाल की खाड़ी से। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवाती तूफानों को नाम देने की व्यवस्था शुरू की। इसमें हर देश अपनी एक लिस्ट बना के बैठा है। जैसे ही कोई तूफान जारी होता है अपने क्रम के मुताबिक उस नाम को ये रिलीज कर देता है। तो अभी जो आसानी तूफान आया, ये नाम आसानी दिया गया श्रीलंका के द्वारा। फिर जो अगला तूफान आएगा उसका भी नाम पहले से डिसाइड है। थाईलैंड देगा उसको नाम रहेगा सीतारंग। अब ये तूफान कब आएगा इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन नाम इसका होगा सीतारंग। और देखो इस जो विश्व मौसम, दुनिया का जो मौसम होता है उस पर नज़र रखने के लिए जो संस्था होती है उसको कहते हैं WMO, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसमें 193 देश सदस्य हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। तो 2018 में ये जो संगठन था नाम देने वाला, जो इसमें 8 देश थे, इसमें 5 देश और जुड़े और इस प्रकार से कुल मिला के 13 देश हैं इस समय जो तूफ़ानों को नाम देते हैं। ये याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो दक्षिण कोरिया के, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यूं सुक योल। और एक क्रम में 13वें राष्ट्रपति होंगे, ये भी आपको याद रखना है। ये किसकी जगह लेंगे? मून जे इन की जगह लेंगे। और जो मुद्रा चलती है दक्षिण कोरिया में वो है दक्षिण कोरियाई वोन। चेसेबल सनवे फार्मेंटरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट, नाम देखो है चेसेबल सनवे फार्मेंटरा, यह इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट है। तो नाम याद रखो, चेसेबल सनवे फार्मेंटरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है भारत के जाने माने ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। डी गुकेश जो कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। तो इसको किसने जीता है? चेसेबल सनवे फार्मेंटरा को डी गुकेश ने। डी गुकेश ने 2022 में 3 खिताब और जीते हैं, ला रोडा टूर्नामेंट, मोनार्क ओपन और चेसेबल सनवे फार्मेंटरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट। और पूरी दुनिया में इस समय जो रैंकिंग है डी गुकेश की वो कितनी हो गई है? 64 हो गई है। हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्रेसिडेंट कलर्स सम्मान जो होता है ये दिया गया है किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो असम पुलिस ने प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की 10वीं राज्य पुलिस का खिताब हासिल किया है। इस अवसर पर हमारे गृह मंत्री ने कहा कि 1990 के दशक में 1990 के दशक में असम में अफस्पा को लागू किया गया था और इसे 7 बार बढ़ाया गया। पीएम मोदी के 8 साल के शासन में राज्य के 13 जिलों को अफस्पा से मुक्त कर दिया गया है और इसमें असम के 60% से अधिक क्षेत्रों से इसे हटा दिया गया है। अब देखिए एक प्रश्न है आपके लिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे और ये प्रश्न एग्ज़ाम में आ भी सकता है और इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न है कि 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब? तो दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। इन प्रश्नों की क्विज बनाकर वेबसाइट पर डाल दिया गया है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है। उस पर क्लिक करके आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रश्न आपने यहाँ पर हल किए हैं उनको फटाफट एक बार दोबारा से लगा सकते हैं ताकि ये प्रश्न आपको याद रहें। और लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। PDF आपको शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और देखिए हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, दोनों से जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर के लिए बनाया गया है करंट अफेयर SWGP स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, ये करंट अफेयर के लिए समर्पित टेलीग्राम चैनल है। दूसरा है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, ये जनरल चैनल है। तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर सेशन अच्छा लगा है तो फिर से कहता हूँ कि प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।